Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all doing? How is going everything? All well? Well, I trust that all of you are doing perfectly nice and you are having some good time. My dear students, in this particular moment, we are going to deal with the human physiology, in which I'll be discussing the important questions that are likely going to appear in your board exams. So let's get going with the first question. Define breathing, describe the mechanism of breathing in human beings. देखिए, सबसे पहले तो मैं ना आपको एक चीज बोलूंगा कि ब्रीदिंग क्या चीज है, एंड देयर इज दैट कंफ्यूजन अराइजिंग अमंग द स्टूडेंट्स कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। क्या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम चीजें हैं या ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर को इनहेल करा जाता है, नॉट जस्ट द ऑक्सीजन, because you have no choice to pick up oxygen out of the air the time you inhale, right? तो एयर इनहेल करी जाती है, एयर एक्सहेल करी जाती है. दिस प्रोसेस वी कॉल्ड एज ब्रीदिंग. कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो गया, ठीक है. उसके बाद से वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग एक स्टेप है. इसमें एयर इनहेल करी जाती है, फिर ये एयर हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, एल्वियोलाई. वहां से जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो गैस डिफ्यूज कर जाती है ब्लड में, और ब्लड इज सपोज टू ट्रांसपोर्ट दैट गैस टुवर्ड्स द टिश्यूज, एंड दैट्स ऑब्वियसली ऑक्सीजन. एंड फिर टिश्यूज जो है वो इस ऑक्सीजन को यूज करके एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं. वहां कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं. फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड जो है कैरी करता है टुवर्ड्स द एल्वियोलाई, एंड फिर उसके बाद से एक्सेलेशन होता है. तो इस ओवरऑल प्रोसेस वी कॉल एज रेस्पिरेशन, राइट. ब्रीदिंग जो होता है, तो आई कैन राइट ओवर हियर एज दैट ब्रीदिंग इज ब्रीदिंग. जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, वी से ब्रीदिंग it is a physical process. It is a physical process. It is a physical process involving inhalation of air and exhalation of air. This process we called as breathing, right? अब उसके बाद से अब ये जो क्वेश्चन है यहां पे, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स में जो ये ब्रीदिंग है जिसमें इनहेलेशन ऑफ एयर होता है एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर होता है, ये कैसे होता है, इस पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे. यहां पे अगर हम देखेंगे कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जो है, it is going to involve the two processes. It's going to involve one as inhalation जिसको आप inspiration भी बोलो, and the other process we call as exhalation, right? अब ये ब्रीदिंग जो हमने करी जिसमें हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये कैसे होता है? देखिए, इनहेलेशन जब हम करते हैं उस टाइम पर जो हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं कैविटी में होते हैं, जिसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, उस टाइम पर इस थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है, इस थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है, इस थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है कि नहीं है? थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है इस टाइम पर वो इंक्रीज होता है. एंड जब वॉल्यूम इंक्रीज हो तो विद इन द लंग्स जो प्रेशर होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है दैट्स विद इन द लंग्स, ये प्रेशर जो है ये डिक्रीज होता है, यानी कम होता है, ठीक है कि नहीं है? बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर थोरैसिक कैविटी जिसमें हमारे वाइटल्स प्रेजेंट है, जैसे आपके लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है और टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं बाकी, तो उस टाइम पर जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी एयर को टेक इन करते हैं एटमॉस्फेयर से, उस टाइम पर
ये तब तक नहीं होता ये प्रोसेस जब तक ना प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो। हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है एंड एट द सेम टाइम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। एयर अपने हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये हमारे लंग्स की तरफ आती है जहां पर प्रेशर इस टाइम पे कम होता है। तो इस तरह से हम इनहेलेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पर जो ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ये किसने कराया, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है, इंस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होती है, जैसे वी हैव ओवर देयर एज डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स, ठीक है। डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल। डायफ्राम मसल्स जिनका दूसरा नाम आप बोलते हैं स्केलेट, व्हाट वी कॉल्ड एज दीज फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। डायफ्राम मसल्स एंड उसके साथ साथ रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और ये दो तरह से होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, राइट, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में है ये थोड़ी सी बाहर की तरफ पिंच करके जाती है एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिल्कुल इसमें दसी हुई होती है, ठीक है कि नहीं है। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं डायफ्राम मसल्स एंड इसमें और एक मसल इन्वॉल्व होता है यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब जब डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है उस टाइम पर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है इन द व्हाट वी कॉल्ड एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरेसिक कैविटी, ये जो रिब्स हमारी होती है जो थोरेसिक कैविटी को बनाते हैं, विच कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो रिब्स जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स जो है दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ओवरऑल वॉल्यूम जो है इनकी तरफ से इंक्रीज होता है। अब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करता है एंड रिब्स इस टाइम पर मूव करती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। चाहे डायफ्राम मसल्स की बात करो, चाहे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करो, ओवरऑल इनकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसमें एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में हुआ, इस एक्सिस में हुआ, और उसके बाद से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो रिब्स है दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड and causing the volume of increase in the volume of thoracic cavity. अब जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उस टाइम पर जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम पहले रिलैक्स मोड में है, तो उसके बाद से जब हम इनहेलेशन करते हैं ये डायाफ्राम जो है ये फ्लैट होना स्टार्ट होता है, यानी ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है कि नहीं, ये फ्लैट हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। तो अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन प्रेशर विद इन द लंग्स जो होता है जिसको हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं वो व्हाट वी कॉल्ड एज डिक्रीज कर जाता है, ठीक। बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, ये आप याद रखेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप है जो आप केमिस्ट्री से देखते हैं बॉयलीज लॉ से, ठीक है। तो अब जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर विद इन द लंग्स डिक्रीज हुआ, एयर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे लंग्स की तरफ आती है एंड इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। उसके बाद से द टाइम वी टॉक अबाउट द एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मींस एक्सपल्शन ऑफ द एयर, राइट। अब हम इनहेलेशन के टाइम पर भी जब हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं और जो हम सांस बाहर फेंकते हैं तो उसमें भी एयर बाहर आती है। इस टाइम पर जो ये डायाफ्राम मसल्स है, जो ये डायाफ्राम मसल्स है, यहां पे डायाफ्राम मसल्स है, डायाफ्राम मसल्स है, ठीक है, डायाफ्राम मसल्स जिनको आप फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हैं एंड व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिलैक्स करते हैं इस टाइम पर। जब इन्होंने रिलैक्स किया तो जो व्हाट वी कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है, रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड जो हमारे पास डायाफ्राम होता है अब वो फ्लैट से वापस डोम शेप में आता है, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इनकी वजह से डिक्रीज होता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो प्रेशर विद इन द लंग्स इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर एंड हम एक्सपेल आउट करेंगे एयर को, दिस वी कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। आई बिलीव दैट दिस इज डन एंड डस्टेड। लेट्स मूव ऑन टू द व्हाट वी कॉल्ड एज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी ओवर हियर हैव। देयर इज दिस simplest diagrammatic representation of inhalation and exhalation. This is the atmosphere, this is going to represent the atmosphere. Atmosphere से एयर को इनहेल किया जाता है, फिर ये आपके लंग्स तक पहुंच जाती है। जब इनहेलेशन होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं डायफ्राम ऑलमोस्ट जो है ये व्हाट वी कॉल्ड एज फ्लैट है और उसके बाद
बाद से रिब्स ऊपर की तरफ आई है, ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है। बट दिस इज गोइंग टू बी द टाइम व्हेन द व्हाट वी कॉल्ड एज डायफ्राम मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर गोइंग टू अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, एंड एट द सेम टाइम एक्सहेलेशन के टाइम पर हम क्या करते हैं, ये डायफ्राम जो है ये वापस डोम शेप आता है, एंड उसके बाद से एयर बाहर आप फेंकते हैं, जिसको आप एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। डन। अब उसके बाद से विल बी हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एज गिव एन अकाउंट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्क्राइब ब्रीफली ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो। अब अगर आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए हमें पता है ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यहां पर हमारा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, ब्लड की, ठीक है। तो ब्लड इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। अब यहां पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ब्लड की मदद से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ये होता है, ये दो तरीके से करता है। एक तो व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल सोल्यूशन में, एक तो फिजिकल सोल्यूशन में, या आप बोल सकते हैं डिसॉल्व्ड स्टेट में, ठीक है कि नहीं है, डिसॉल्व्ड स्टेट में, ठीक। आपको ये याद रखना है कितना परसेंट, अराउंड व्हाट वी कॉल्ड एज 2 से 3%, ठीक है कि नहीं है। तो इतना परसेंट, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट इजिली गोइंग टू गेट डिसॉल्व इन द वाटर, दैट्स इन द प्लाज्मा, राइट। क्योंकि प्लाज्मा तो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप बात करेंगे प्लाज्मा की, तो मैक्सिमम तो उधर वाटर ही है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अराउंड 2-3% के आसपास धुल जाती है इस प्लाज्मा के थ्रू, और उसके बाद से इस फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जस्ट 2 to 3%। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसका मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो होता है, दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दैट्स गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब अगर आप देखेंगे कि ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन में की फॉर्म में कितना परसेंट होता है, 97% होता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि जब एल्वियोली में एयर पहुंच गई, वहां से जिस गैस का प्रेशर ज्यादा है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का होता है 104 mmHg, और वो हाई प्रेशर से गैसेस मूव करते हैं टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो प्रेशर, राइट। अब जब ये ऑक्सीजन जो होता है, जब ये ब्लड में आ जाता है, थोड़ी बहुत तो धुल गई व्हाट वी कॉल्ड एज इन द प्लाज्मा, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वहां पर आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बनाती है व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन HBO2, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट भी होती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट भी होती है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन यहां पर कौन चीज ये तय कर रहा है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन क्या होती है, कब होती है, और कौन चीज वो डिसाइड करेगा, दैट्स गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ, कहां पर, एल्वुलर साइट पे, बिकॉज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वुलर साइट पे ज्यादा होता है, और ये बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे द टाइम इट रीचेस टुवर्ड्स द टिश्यू, वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वहां पे ज्यादा होता है। तो वहां पर एसोसिएशन के बाद से ये डिसोसिएट होती है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, एंड जो वहां टिश्यूज है, जो सेल्स है, वो जो है इसको पिकअप करती है इस ऑक्सीजन को, एंड इज गोइंग टू कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ओवर देयर, और द न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के कौन से वाले साइड से जो है कंबाइन करती है। अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से कंबाइन करती है। जो हीम पार्ट होता है इसका, जो हीम पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, दैट्स गोइंग टू हैव द 4 आयरन एटम्स एसोसिएटेड विद इट, नॉट जस्ट द व्हाट वी कॉल्ड एज आयरन एटम्स आर देयर। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, एक आयरन एटम जो है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करती है। यहां पर +2 स्टेट में व्हाट वी कॉल्ड एज आयरन प्रेजेंट होती है, +2 स्टेट में, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में, और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि ऑक्सीजनेशन होती है। इसीलिए इसका जो व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी जो इसका है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है ये, ठीक है कि नहीं, बल्कि ऑक्सीजनेट हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जो हीम पार्ट है वो अपने साथ 4 आयरन एटम्स को जो है कैरी करता है, एंड एक जो है
है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है दैट इज गोइंग टू कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉट जस्ट द 4 ऑक्सीजन एटम्स, राइट। उसके बाद से आपको और एक चीज याद रखनी है, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल्ड एज कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट्स गोइंग टू बी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि 100 ml ब्लड की जब हम बात करते हैं, 100 ml ब्लड की जब हम बात करते हैं, इसमें कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हमारी एनसीईआरटी में मौजूद है, अराउंड 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और एवरेज में देखा जाए 14.5 से लेकर के 15 ग्राम तक रहता है। अब अगर हम देखेंगे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हम देखेंगे ये कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें व्हाट वी कॉल्ड एज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन अराउंड होती है। देखो कैसे, क्योंकि 1 ग्राम ने कितना ऑक्सीजन कैरी किया, 1.34 ml। अगर आप 14.5 से 15 के आसपास जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 ग्राम ने 1.34 ml, 100 ml की जब हम बात करते हैं इसमें इतनी सारी हीमोग्लोबिन, तो व्हाट वी कॉल्ड एज हम लिखेंगे 14.5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.34 से, दैट विल कम आउट अराउंड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब इस 20 ml ऑफ ऑक्सीजन में नॉर्मल कंडीशंस को, जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 20 ml ऑक्सीजन है, इसमें से नॉर्मल कंडीशंस में टिश्यू को कितना मिलता है, अराउंड हम बोलेंगे व्हाट वी कॉल्ड एज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज को जाके पहुंचती है, बाकी 75% जो है वो बच जाती है, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीजें आपने सारे याद रखें और उसके बाद से आपने ये भी चीज याद रखें कि कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और वहां पे ये डिसोसिएट कहां पर होगा, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन वो आपने याद रखा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर और याद रखें कि जब हम देखते हैं ऑक्सीजन का, यहां पर हम ये चीज याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोली में ज्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम, और एनर्जी नहीं बनी तो टेम्परेचर जो है वो कम, और एट द सेम टाइम जो है व्हाट वी कॉल्ड एज H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन वो भी कम। दीज आर द स्टेप्स दैट आर गोइंग टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इज दैट फाइन। उसके बाद से अगर हम देखेंगे टिश्यू में कहानी उल्टी हो जाती है, अलग हो जाती है, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, बाकी का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और वहां पर जाकर के टेम्परेचर चूंकि एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, एंड उसके बाद से H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में बना कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से वहां ये वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है H पॉजिटिव, ठीक है। तो एसिडिटी वहां पर क्या होगी, टिश्यूज में ज्यादा होगी। आई बिलीव दैट वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। Okay, now we have the oxygen dissociation karo. My dear people, you will have to just go for the what we mean by oxygen and how we define the oxygen dissociation karo. You will remember, इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलता है, so this is the important thing that I am going to writing down over here, and you will have to just jot it down on your notebook as well. This is going to be oxygen dissociation karo की जब मैं बात करता हूँ. It is a graphical representation of percentage saturation of hemoglobin with respect to partial pressure of oxygen, right? अगर आप यहां पर इस ग्राफ की ओर नजर देंगे तो यहां पर एक्स एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया और वाई एक्सिस पे हम देखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब पार्शियल प्रेशर 0 तो परसेंटेज सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन की है ऑक्सीजन के साथ वो 0 है, बट जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ रहा है हीमोग्लोबिन तेजी से सैचुरेट हो रहा है। देखिए जरा, अगर हम 30 की बात करेंगे, यहां पर देखिए आप, ये ऑलमोस्ट जो है 50 के आसपास आ जाता है, एंड उसके बाद से अगर यहां पर देखेंगे तो ये ज्यादा हो जाता है।
लेकिन अबाउ 60 ये जब जाता है, 70 जब हम पार्शियल प्रेशर लगा देंगे एंड 80 इसी तरीके से, तो यहां पर ये एफिनिटी जो इसकी परसेंटेज सैचुरेशन जो होती है हीमोग्लोबिन की विद द ऑक्सीजन वो कम हो जाती है एंड ऑलमोस्ट ये यहां पर दिखाता है कि 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया विद ऑक्सीजन। लेकिन 100% ये कभी सैचुरेट नहीं होता है, बट आपकी एनसीईआरटी ने रखा है तो आपको याद रखना पड़ेगा। और यहां पर असल में पार्शियल प्रेशर इसको रखना चाहिए था 104 mmHg, लेकिन हमारा वहां एग्जाम में चलेगा नहीं, जो एनसीईआरटी बोलेगी आपको वही चीजें याद रखनी है। तो आपको क्या बोलना है कि दिस करो इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ सिग्मोइड करो। ये सिग्मोइड करो हमें कब मिलती है सर? ये हमें मिलती है जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद रेस्पेक्ट टू द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। इनिशियली जो है देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, बट जब ये पार्शियल प्रेशर अबाउ 70 जाता है तो ग्राफ यहां पर जो है ये व्हाट वी कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन की परसेंटेज जो है वो सैचुरेशन जो है वो अब ज्यादा पिकअप नहीं करती इस ऑक्सीजन को एंड ऑलमोस्ट जो ये ग्राफ है ये यहां पर दिखाता है कि 100 जब आप पार्शियल प्रेशर लगा देंगे 100 mmHg पे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट हो गया 100%, बट 100 ये कभी होता नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी आप याद रखेंगे कि 100 हो गया है, ठीक है। आई बिलीव दिस इज डन एंड दिस कर्व इज व्हाट वी कॉल्ड एज सिग्मोइड कर्व। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Give a brief account on the following terms: tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, vital capacity, occupational respiratory disorder, ORD से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब अगर आप देखेंगे सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम से हम क्या समझते हैं ये ध्यान से समझिए आप। देखिए टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम का सिंपल मतलब है नॉर्मली एयर को इनहेल करना, नॉर्मली एयर का एक्सहेल आउट हो जाना, इस चीज को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस में एयर नॉर्मली इनहेल करी जाती है। आप जो मुझे अभी देख रहे हो, आप नॉर्मली एयर को इनहेल भी कर रहे हो, नॉर्मली एयर को एक्सहेल कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि जो आप एयर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें हम लिखेंगे, वी कैन राइट इट डाउन ओवर हियर एज वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, volume of air inhaled or exhaled, volume of air inhaled or exhaled during normal conditions, during normal conditions, during normal conditions। अब सवाल यह है कि कितनी सारी एयर इनहेल करी जाती है नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस में और कितना एक्सहेल आउट किया जाता है। नॉर्मली 500 ml जो है एयर जो है 500 ml एयर जो है वो इनहेल करी जाती है एंड एक्सहेल कितनी करी जाती है? एग्जैक्टली 500 ml। बट द क्वेश्चन दैट अराइजेस अमंग द स्टूडेंट्स कि जो है ये जो इनहेल हम करते हैं एयर 500 ml नॉर्मल कंडीशंस में, जिसको हमने टाइडल के नाम से जाना, तो क्या ये सारी एयर हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंच जाती है? ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सरफेस तक क्या ये सारी एयर पहुंच जाती है? मैं बोलता हूं सारी नहीं पहुंच जाती है, केवल 350 ml के आसपास ही जो है वो एयर वहां पहुंच जाती है, ठीक है। केवल 350 ml एयर जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंच जाती है और उसके बाद से बाकी जो बची एयर है, रिमेनिंग एयर जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्टोर हो जाती है, जिसमें आपके जो है जो कंडक्टिंग जोन आपका है उसमें ये रह जाती है, जिसको आप डेड स्पेस वॉल्यूम ऑफ एयर भी बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम ऑफ एयर भी बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम ऑफ एयर भी बोलते हैं एंड दैट्स अराउंड 150 ml, ठीक है कि नहीं है? 150 ml। ये आपका जो है कभी कभार एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, इसके ऊपर आप याद रखेंगे ये कहानी, ठीक है। उसके बाद से वी हैव द वन मोर क्वेश्चन over here as what we called as inspiratory reserve volume, IRV, inspiratory reserve volume। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि टाइडल को छोड़ के और कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप टाइडल वॉल्यूम की बात करते थे तो आपने वहां पे बोला कि हम नॉर्मली एयर इनहेल करते हैं, लेकिन जब आप इंस्पायरेटरी, अब जब आप नॉर्मल को छोड़ के एयर इनहेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो आप फोर्सफुली करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो दिस IRV इज एक्चुअली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द forceful inspiration of air, you know,
inspiration obviously means inhalation of air, forceful inspiration over tidal volume. And my dear people, this is going to be now ये तो ज्यादा होगा टाइडल से। जब हमने टाइडल में नॉर्मली इनहेल किया था वहां पे हमने बोला था 500 ml, लेकिन यहां पर ये ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि हम अब नॉर्मल इंस्पिरेशन नहीं करें, अब हम यहां पर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें। एंड इसका जो वैल्यू है जिस पे आपको क्वेश्चन आता है, इट्स गोइंग टू बी अराउंड 2500 to 3000 ml ऑफ एयर, 3000 ml ऑफ एयर, राइट, 3000 ml ऑफ एयर। ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद से एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि यहां पे अब आप पहले तो टाइडल में नॉर्मल एक्सपायरेशन भी कर रहे थे, तो नॉर्मल को छोड़ के, या मैं बोलूं टाइडल को छोड़ के जिसमें आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, अब इसको छोड़ के और कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर दिखाऊं फॉर एग्जांपल, तो यहां पर जो मैंने ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर ओवर द टाइडल, क्योंकि टाइडल में तो मैंने नॉर्मली एक्सपायर करा था, अब मैंने क्या किया, अब मैंने और ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करी, तो ये ऑब्वियस ही बात है मैंने फोर्सफुली करी होगी, ठीक है कि नहीं है? तो इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट वी कॉल्ड एज, इज गोइंग टू टॉक अबाउट द forceful expiration over tidal volume, forceful expiration over tidal volume, ठीक है, over tidal volume, tidal volume को छोड़ के और कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करेंगे, जितना करेंगे वो फोर्सफुली करेंगे। एंड इसका जो वैल्यू होता है दैट्स अराउंड व्हाट वी कॉल्ड एज 1000 to 1100 ml ऑफ एयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, उसके बाद से अब हमारे पास है व्हाट वी कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, अगर आप वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी से मतलब क्या आता है समझ? वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू इनहेल आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद से जो अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल करें, या फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद से जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, ठीक है, आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और क्या हम बोलते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड, आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है, आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब अगर आप देखेंगे आप इसको बोल सकते हैं इट इज द समेशन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी इज द समेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो वैल्यू आता है आसपास आता है 4600 ml ऑफ एयर के आसपास, ठीक है? तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू रिमेंबर इट, राइट? उसके बाद से और एक चीज है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD जो है। अगर आप ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इट। ये हम देखते हैं कि जो लोग इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टोन ब्रेकिंग का काम करते हैं, तो वहां से जो वो डस्ट आता है, वो डस्ट कंटिन्यूसली इनके लंग्स में, अगर इन्होंने कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज नहीं किया, प्रोटेक्टिव मास्क का यूज नहीं किया है, तो वहां पर जाकर के ये जब स्टोन ब्रेक करते हैं, वहां जो वो डस्ट होती है वो कंटिन्यूसली इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है डैमेज कर जाती है। एंड लॉन्ग एक्सपोजर होने के बाद से वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है व्हाट वी कॉल्ड एज फिब्रोइस टिश्यू की, ठीक है, और फिब्रोसिस जिसको आप बोल सकते हैं बाद में। तो ये सीरियस लंग्स डैमेज कर जाता है। एंड इस तरीके से इन इंडिविजुअल्स को चाहिए कि जहां भी ऐसे लोग काम करते हैं, इन्हें चाहिए कि ये बड़ी मोहल्लिक बीमारी से बचने के लिए एक सिंपल सा उपाय, एक सिंपल सा जो है रास्ता, ये है कि इन्हें उस टाइम पर मास्क पहननी चाहिए, सो दैट कि ये इस तरह की इन बीमारियों से बच जाए। ओके, उसके बाद से
Now, this is a very, very important question that's going to be the cardiac cycle. My dear people, cardiac cycle की जब आप बात करते हैं, यहां पर हम बोलते हैं cardiac cycle में कि एक हार्ट बीट जब प्रोड्यूस होता है उस टाइम पर हार्ट कुछ इवेंट्स को फॉलो करता है। अब जितने भी इवेंट्स को हार्ट फॉलो करता है, जब एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है वो सारे के सारे इवेंट्स साइक्लिक मैनर में रिपीट कर जाते हैं। तो उन सारे इवेंट्स का साइक्लिक मैनर में रिपीट कर जाना जब एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है, दैट्स गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट ए कार्डियक साइकिल। एंड इन सभी इवेंट्स का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी, जैसे हम दिखाते हैं नॉर्मली हार्ट बीट एक मिनट में कितना 72, इसी का रिवर्स अगर आप लेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी 60/72, दैट्स गोइंग टू कम आउट एज व्हाट वी कॉल्ड एज 0.8 सेकेंड्स। तो यही तो हमने यहां पे रखा है। वेरियस इवेंट्स व्हिच ऑकर्स इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट आर रिप्रेजेंटेड इन द साइक्लिक ऑर्डर। दिस साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस हार्ट इवेंट्स constitute cardiac cycle. The time duration of one cardiac cycle is actually the reverse ratio of heartbeat per minute, that's equal by 60/72, which equals to 0.8 seconds. अगर आप यहां पर देखेंगे ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है। अगर आप देखें यहां पर ये राइट एट्रिया है, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अगर आप देखेंगे सबसे पहले होता क्या है, यहां पर ये इंफीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा जो है, और यहां से आई यूज नेक्स्ट पेन, यहां पर ये इंफीरियर वेना कावा है और यहां पर ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा की जब हम बात करते हैं, दे ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इस ब्लड की जब हम बात करते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड है और ये कहां पहुंच जाता है, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया के बाद से ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन यहां पर एक वैल्यू होता है जो ट्राइकस्पिड, जिसके 3 कस्पस होते हैं, ठीक है कि नहीं है, उसके थ्रू जाता है और फिर उसके बाद से राइट वेंट्रिकल से होके ये ब्लड जाता है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। और यहां पर एक वैल्यू प्रेजेंट होता है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं पल्मोनरी वैल्यू। एंड उसके बाद से पल्मोनरी ट्रंक आगे पल्मोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेकर के जाती है पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां, लंग्स में। और लंग्स से वापस ब्लड जो आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड उसको लेकर के आती है पल्मोनरी वेन्स। कितनी पल्मोनरी वेन्स होती है, 4 पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स इक्वल्स टू 4 पल्मोनरी वेन्स, राइट। अब यहां पर जो ये ब्लड, ये पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड कहां लाया, ये लाया इन्होंने लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब ये सिस्टमिक एओर्टा में जाता है एक वैल्यू के जरिए, उसका नाम है एओर्टिक वैल्यू। फिर हम सेमिल्यूनर, सॉरी दिस पल्मोनरी वैल्यू एंड एओर्टिक वैल्यू को दोनों को मिलके बोलते हैं हम सेमिल्यूनर वैल्यू। दिस वाज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन हाउ द ब्लड इज गोइंग टू गो थ्रू द हार्ट, राइट। अब अगर हम देखेंगे कि जो मैंने बोला जब एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है उस टाइम पर हार्ट कुछ इवेंट्स को फॉलो करता है। अब जितने भी सारे इवेंट्स को फॉलो करता है वो साइक्लिक मैनर में रिपीट कर जाते हैं। अब ये इवेंट्स क्या क्या है, आइए हम जरा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। जॉइंट डायस्टोल की जब हम बात करते हैं, जॉइंट डायस्टोल टोटल ड्यूरेशन क्या है कार्डियक साइकिल का, 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब जॉइंट डायस्टोल की जब आप बात करते हैं, इट्स गोइंग टू लॉस फॉर द 0.4 सेकेंड्स। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या होता है, हार्ट चैम्बर्स जो है, हार्ट चैम्बर्स दे आर रिलैक्सड, यानी रिलैक्स फेज में है, ठीक है। दे आर इन रिलैक्स फेज, ठीक। अब उस टाइम पर अगर मैं यहां पर सिंपल सी चीज आपको समझाने के लिए बताऊं कि सपोज दैट दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द हार्ट एंड दीज आर ऑल द 4 चैम्बर्स, दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब उसके बाद से आप देखिए जॉइंट डायस्टोल के ऊपर मैं आ रहा हूं। यहां पे मैंने बोला जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर हार्ट के, चूंकि डायस्टोल रिप्रेजेंट्स दी व्हाट वी called as relaxation and systole represents the contraction। कार्डियक साइकिल के टाइम पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्शन में भी रहते हैं, यानी सिस्टोल में भी रहते हैं और ये डायस्टोल में भी रहते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो सिस्टोल डायस्टोल आपको समझ में आ गया। अब यहां पर जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होता है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा जो है ये ब्लड लेकर के आते हैं और कहां छोड़ के जाते हैं, राइट एट्रिया में। अब ये राइट एट्रिया का ब्लड जो है ये अपने वेंट्रिकल में जाएगा, एक वैल्यू ट्राइकस्पिड वैल्यू के जरिए जाएगा और उसके बाद
बाद से एट द सेम टाइम जो है, एट द सेम टाइम यहां पर पल्मोनरी वेन्स जो है वो ब्लड लेकर के आती है कहां पर, लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से होके ब्लड कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन इस टाइम पर याद रखें आप कि जब जॉइंट डायस्टोल होता है, हार्ट के सारी चैम्बर्स रिलैक्स फेज में है, दोनों एट्रिया में ब्लड लाया अपनी रेस्पेक्टिव वेन्स ने, एंड वो ब्लड उन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया ने अपने अपने वेंट्रिकल्स में भेज दिया। उस टाइम पर जो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर, इस टाइम पर याद रखें आप कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर ट्राइकस्पिड, यानी इनको हम शॉर्ट में एवी वाल्व्स भी बोलते हैं, एट्री और वेंट्रिकल के बीच में है, इनको हम एवी वाल्व्स बोलते हैं, ये होते हैं इस टाइम पर ओपन, ठीक है कि नहीं है, मगर पार्शियली ओपन होते हैं, ठीक है ना। और जितना ब्लड एट्रिया में आ गया वो सारा का सारा ब्लड फिर नीचे वेंट्रिकल में नहीं जमा होता है, ठीक है, केवल 70% फिलिंग होती है, 70% जो है वो फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स में, 70% फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स में, इसको हम बोलते हैं पैसिव फिलिंग, ठीक है, इसको हम पैसिव फिलिंग बोलते हैं। जिस टाइम पर ये सेमिल्यूनर वाल्व, ये एवी वाल्व्स जो है ये ओपन होते हैं, जब एवी वाल्व्स ओपन है, पार्शियली ओपन है, इस टाइम पर सेमिल्यूनर वाल्व्स, वही पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, जिनको मिला के मैंने सेमिल्यूनर वाल्व बोल दिया, वो उस टाइम पर क्लोज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से यहां पर जो है 70% फिलिंग हुई, इसको हमने क्या बोल दिया, पैसिव फिलिंग बोल दिया। अब जो एसए नोड होता है राइट एट्रिया पे, राइट अपर कॉर्नर पे क्या होता है, एसए नोड होता है, नोडल टिश्यू, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है। एसए नोड जो है, एसए नोड ये एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, एंड उसकी वजह से दोनों एट्रिया जो है साइमल्टेनियसली दे अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन। तो अब जो इवेंट स्टार्ट हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल, एंड ये स्मॉलेस्ट इवेंट होता है, इट इज गोइंग टू लॉस फॉर ओनली जो है व्हाट वी कॉल्ड एज 0.8 सेकेंड्स, राइट। अब यहां पे जाकर के मैं बोलूं आपको कि ये जो एट्रियल सिस्टोल है ये किसने कराया, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, एंड उन एक्शन पोटेंशियल की वजह से, जो ये एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, इसकी वजह से बोथ एट्रिया दे साइमल्टेनियसली अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, एंड उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी तक तो ये बिल्कुल रिलैक्स था जॉइंट डायस्टोल में, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एंड इनमें जो ये एवी वाल्व्स इससे पहले पार्शियली ओपन थे जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर, अब यहां पर ये कंप्लीटली ओपन कर जाएंगे, एंड रिमेनिंग यानी जितना भी जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया था, अब उसका 30% एक्स्ट्रा ब्लड जाएगा, कब, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, अराउंड 25 ml के आसपास ये जाता है, ठीक है कि नहीं है। अब अगर आप देखेंगे एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर तो 70% फिलिंग हुई थी इनमें, लेकिन एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर ये वाल्व्स अब कंप्लीटली ओपन कर गए, सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज है, और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे यहां पे जाकर के इन दो वाल्व्स की जब हम बात करते हैं ये कंप्लीटली ओपन है, और इनमें जितना जॉइंट डायस्टोल में आया था अब 30% और एक्स्ट्रा आ रहा है, अराउंड 25 ml के आसपास आ रहा है, इज दैट फाइन। अब उसके बाद से अब क्या हो रहा है, अब यहां पर हो रहा है रिमेनिंग 30% ब्लड फिलिंग होती है, रिमेनिंग 30% ब्लड फिलिंग होती है इनटू द वेंट्रिकल्स, इज दैट फाइन। अब उसके बाद से अब एवी नोड, एवी बंडला फेज, ये क्या करते हैं, ये एक वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर का जो है कॉन्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। अब जिस टाइम पर एक चीज, जिस टाइम पर एट्रिया सिस्टोल में है उस टाइम पर वेंट्रिकल डायस्टोल में है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में है उस टाइम पर वेंट्रिकल्स जो है दे are going to be in the diastolic state। तो यहां पर आपने याद रखा जॉइंट डायस्टोल जो है, हमें पता है जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम के लिए है सर, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स के लिए, ये तो पता है, लेकिन एट द सेम टाइम अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में है, एट्रियल सिस्टोल चल रहा है। अब एट्रिया सिस्टोल में है तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन में, वो कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। लेकिन एट्रिया अगर सिस्टोल में है तो वेंट्रिकल उस टाइम पर डायस्टोल में होते हैं, वेंट्रिकल्स जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं उसको। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है यानी वेंट्रिकल्स इसमें रिलैक्स करते हैं, वो कितने टाइम के लिए करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए, एंड ऐसे में
वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.8 सेकेंड को माइनस करेंगे, वही वेंट्रिकुलर सिस्टोल ड्यूरेशन दैट 0.3 दैट विल कम आउट एज 0.5 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल्स डायस्टोल में जाएंगे। ठीक अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है, जिस टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल में है, जब वेंट्रिकल्स जो है वेंट्रिकल सिस्टोल में है, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल में है, तो ये कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है 0.3 सेकेंड्स के लिए। एंड माय डियर पीपल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल है उस टाइम पर एट्रिया क्या है, एट्रियल डायस्टोल है। ठीक है, यानी इस टाइम पर एट्रिया डायस्टोल में, एट्रिया डायस्टोल की रिलैक्स कितने टाइम के लिए करेगा, सिस्टोल कितने टाइम के लिए करा, 0.1 सेकेंड के लिए। तो 0.8 को माइनस करते हैं हम 0.1 सेकेंड, इट विल कम आउट एज 0.7 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है कि नहीं है। अब वापस आते हैं जहां पर हम गए थे ये एट्रियल सिस्टोल कर गया, ठीक है कि नहीं, रिमेनिंग ब्लड जो इनमें बचा था जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे वो कहां आ गया, एडिशनल 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हुआ, ठीक है कि नहीं है, 30% ब्लड। अब एवी बंडल जो है, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ फेज, ये क्या करते हैं, अब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल खत्म हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, यानी अब वेंट्रिकल्स जो है जिस टाइम पर एट्रिया सिस्टोल में था उस टाइम पर वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स डायस्टोल में है। अब एट्रिया का सिस्टोल खत्म हो रहा है एंड वेंट्रिकल्स का डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है। और वेंट्रिकल्स का जब सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, एट्रिया जब सिस्टोल में है, वेंट्रिकल्स डायस्टोल में, अब वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल में है, अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल में तो एट्रिया डायस्टोल में है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम के लिए करा, 0.3 सेकंड्स के लिए, ठीक है कि नहीं है। अब वेंट्रिकल जब सिस्टोल में, यानी इनका जो रिलैक्सेशन फेज था, जो डायस्टोलिक फेज था वो खत्म हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जिस टाइम पर इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो एवी वाल्व्स है ये इससे पहले एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे पूरी तरीके से ओपन हुए थे, अब ये क्लोज करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर अब यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3 सेकंड्स के लिए, इस टाइम पर एवी वाल्व्स जो है, एवी वाल्व्स क्लोज करते हैं। अब जब एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज करते हैं और एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो एक साउंड स्टेथो से हमें सुनने को मिलती है, दैट पर्टिकुलर साउंड यू कॉल्ड एज लुब साउंड, ठीक है, उसको हम लुब साउंड बोलते हैं, जो कि बहुत हाई पिच्ड होती है। अब उसके बाद से अब वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल है, अब वेंट्रिकल क्या करते हैं, यहां पर पल्मोनरी ट्रंक, यहां पे समझाने के लिए बता रहा हूं, सिस्टमिक एओर्टा है। अब ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ये वेंट्रिकल यहां से ब्लड पंप आउट कर रहा है, यहां से ब्लड पंप आउट कर रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल में है। अब यहां पर ये वाल्व्स क्लोज है, तो सेमिल्यूनर वाल्व्स जो नीचे है इसके ये व्हाट वी कॉल्ड एज पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व, तो ये जो है ओपन करते हैं और इस टाइम पर ये ब्लड बाहर फेंक देते हैं। और जब इन्होंने ब्लड बाहर फेंक दिया, जब इन्होंने ब्लड जो है बाहर फेंक दिया, दैट्स अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड, वो होता है 70 ml ऑफ ब्लड, एंड उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड, दैट्स अराउंड 70 ml। तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, 70 ml ऑफ ब्लड, ठीक है कि नहीं है। जब ये सिस्टोल में, तो सिस्टोल जब ये कर रहा है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड बाहर आ जाएगा, 70 ml ऑफ ब्लड, एंड दैट्स वी कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है कि नहीं है। अब जरा एक चीज यहां पर हमने देखना है, एक चीज हमने यहां पर देखना है, दैट्स गोइंग टू बी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं है। ये चीज आप याद रखें। मैंने बोला कि जिस टाइम पर एट्रिया सिस्टोल में था, वेंट्रिकल क्या था, डायस्टोल, तो वेंट्रिकल्स में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कितना ब्लड फिल हो गया, एक्स्ट्रा 30% ब्लड फिल हो गया, और वो करीबन माना जाता है 120 ml, हालांकि होता है ये 130 ml भी, तो 120 ml माना जाता है। जिस टाइम पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल हो गया और ये कुछ 120 ml के आसपास आ जाता है। एंड यहां पर जब हम देखते हैं, जब एट्रिया का सिस्टोल खत्म हो रहा, अब वेंट्रिकल सिस्टोल में आने, वेंट्रिकल सिस्टोल आने से पहले जब हम देखते हैं वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड है, दैट्स 120 ml, उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी इस टाइम पर वेंट्रिकल्स का जो है डायस्टोल जो है वो खत्म हो रहा है, उस टाइम पर जब हम ब्लड देखते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, दैट्स अराउंड 120 ml, ठीक है कि नहीं है, बिफोर दे अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर याद रखें कि वेंट्रिकल जो है सिस्टोल में है, तो ये ब्लड बाहर फेंक देते हैं, दैट्स अराउंड 70 ml, उसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम बोला।
कॉन्ट्रैक्शन के बाद, सिस्टोल के बाद जब हम देखते हैं, जब हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे जाते हैं, जब हम देखते हैं सिस्टोल के एंड पे, तो वहां पर हम देखते हैं कुछ व्हाट वी कॉल्ड एज अराउंड 50 ml के आसपास ब्लड उनमें बचा है वेंट्रिकल्स में, एंड उसकी हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल्स में है तो वेंट्रिकल्स ने कितना ब्लड बाहर फेंक दिया, 70 ml, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड उनमें मौजूद है, और जो कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल के एंड पे जाके हम देखते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड है, दैट्स 50 ml, एंड उसी को तो हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और यहां पर जब हम देखते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 120 ml, इसने बाहर कितना फेंक दिया, 70 ml, बचा कितना, 50 ml ब्लड बचा। ठीक है कि नहीं है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद से अगर हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट से, व्हाट वी गेट द कार्डियक आउटपुट, और एक हेल्दी इंडिविजुअल का कितना कार्डियक आउटपुट होता है, 5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है कि नहीं है, दिस इज व्हाट यू कैन हियर फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। और एक चीज मैंने आपको यहां पर बोली, मैंने बोला जब एवी वाल्व्स क्लोज कर गए तो कौन सी साउंड आपने सुनी, लुब साउंड आपने सुनी। ठीक है कि नहीं है, अब सेमिल्यूनर वाल्व्स जब क्लोज करते हैं, जब सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज करते हैं, ये क्लोज करते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स जब क्लोज करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल, तो वहां पर दूसरी साउंड आप सुनोगे, दैट यू कॉल्ड एज डुब साउंड, क्योंकि इस टाइम पर सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोजर में है, क्लोज है, और डुब साउंड आप सुनोगे जो कि लो पिचड वॉइस होती है। ये दो साउंड्स आप प्रोमिनेंट साउंड्स आप स्टेथो से सुनते हैं। ठीक है कि नहीं है, अब जाकर के हम देखते हैं, ओ वी हैव गॉट द क्वेश्चन, what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Okay, cardiac output 5 liter है, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml. That means we have been given what we called as cardiac output, हमें cardiac output दिया है, कितना कार्डियक आउटपुट है, दैट्स अराउंड 5 लीटर के आसपास। उसके बाद से एट द एंड ऑफ डायस्टोल, वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ दैट वी कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो कितना है हमारे पास, दैट्स 100 ml। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने हार्ट रेट कैलकुलेट करनी है, एंड द ब्लड वॉल्यूम एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसको हम ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे, दैट्स अराउंड व्हाट वी कॉल्ड एज 50 ml। बट माय डियर पीपल, जस्ट मिनट बिफोर मैंने जो है बात करी है, मैंने बोला कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को जब हम माइनस करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से, वी गेट द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं है, और हमें पता है ये चीज कि स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट से, नंबर ऑफ हार्ट बीट से, तो वी गेट व्हाट वी, दिस इज नॉट हीमोग्लोबिन, दिस इज हार्ट बीट, एंड दैट्स गोइंग टू गिव अस द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। अब यहां पे जब आप देखते हैं कि यहां पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपको दिया है 100 ml, तो 100 ml माइनस क्या करेंगे आप, 50 करेंगे आप माइनस, दैट इज गोइंग टू गिव यू द 100 को 50 माइनस करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द 50, राइट। अब उसके बाद से स्ट्रोक वॉल्यूम तो मुझे मिला, ये जो 50 मुझे मिला, ये मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम मिला, क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को मैंने किससे माइनस किया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से। ठीक है, मुझे क्या मिलता है हमेशा, स्ट्रोक वॉल्यूम, तो वही तो यहां पे मैंने कैलकुलेट करा, स्ट्रोक वॉल्यूम अब मेरे पास आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम मेरे पास कितना आ गया सर, स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास आया 50। ठीक है ना, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट से, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट से, एंड एट द सेम टाइम जो है मुझे कार्डियक आउटपुट कितना है, दैट्स 5 लीटर, मैं इसको ml में लूंगा तो 5000 ml। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ हार्ट बीट को या नंबर ऑफ हार्ट रेट अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ हार्ट बीट को अगर आप देखेंगे, दैट्स गोइंग टू गिव यू, अब आप इसको यहां भेज दीजिए तो ये 5000 डिवाइड करेंगे आप इसको 50 से, 0 0 कैंसिल, 5 1 500 तो आपको क्या मिला, हार्ट रेट जो आपको मिली, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल्ड एज 100। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन, ओके। What is open and closed circulatory system? देखिए, जब हम open and closed circulatory system की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि open circulation means, इसका क्या मतलब है, open circulation का मतलब होता है हार्ट जो होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द व्हाट वी कॉल्ड एज आर्टरीज। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कहां किया, आर्टरी में, और आर्टरी के बाद से ये गया एक ओपन स्पेस में, आर्टरी से बाहर आके एक ओपन स्पेस में गया, वहां हम उसको बोलते हैं साइनोसिस, हम उसको साइनोसिस के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद से यहां से हर एक टिश्यू ऑर्गन जो है इसी में बाथिन होते हैं, और उसके बाद से यहां से वेन्स ब्लड कलेक्ट करती है, भेज देती है वापस हार्ट में। ठीक है कि नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर कोई कैपिलरी सिस्टम हमने नहीं देखा, हार्ट से ब्लड पंप कर गया और उसके बाद से दैट गोज into the arteries, and उसके बाद से the arteries are going to, the blood will come out from these arteries, will go into the open space that you called as sinuses, and फिर यहां से अब ब्लड पिक करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में जाता है, this we called as open circulatory system। ठीक है कि नहीं है, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखेंगे, इसकी एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स
एंड मोलस्क्स, ठीक है कि नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स में क्या है, ओपन सर्कुलेशन। अब अगर आप देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट से ब्लड पंप होता है और उसके बाद से वो कहां जाता है, दैट गोज इनटू द आर्टरीज, आर्टरी से कहां गया, ओपन स्पेसेस में, ओपन स्पेसेस के बाद से ब्लड वापस कहां गया, वेन्स में, वेन्स ने ब्लड कलेक्ट किया, कहां भेज दिया, वापस भेज दिया हार्ट में, ठीक है कि नहीं है, तो दैट्स ओपन। लेकिन जब हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यहां पर it is going to be that type of circulation, it is going to be that type of circulatory system in which the heart pumps blood and that goes into the arteries, और फिर artery से that doesn't come out। जब जैसा कि यहां पर मैंने बोला, यहां पर जब हार्ट से ब्लड आर्टरी में गया था, दैट कम आउट फ्रॉम द आर्टरीज एंड गोज इनटू द ओपन स्पेस, यहां पर वैसा कुछ नहीं है। यहां पर जो है हार्ट से ब्लड जब आर्टरी में गया क्लोज में, दैट इज नॉट गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द आर्टरीज, रादर दैट गोज थ्रू द व्हाट वी कॉल्ड एज कैपिलरीज, बिकॉज आर्टरी आगे डिवाइड करते हैं आर्टरियोल में, वेन डिवाइड करते हैं वेन्यूल में, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है कैपिलरीज से, एंड फिर कैपिलरी से ब्लड एक्सचेंज हो जाता है इनटू द टिश्यूज, ठीक है कि नहीं, और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन कलेक्ट करती है, लेकर के जाएगी वापस हार्ट में, ठीक है कि नहीं है। तो कैपिलरी का सिस्टम जो है आप यहां पर देखते हैं, तो इसमें आप एग्जांपल रखिए व्हाट वी कॉल्ड एज कॉर्डेट्स एंड एनालिड्स, ठीक है कि नहीं है, ये आप याद रखिए। कॉर्डेट्स एंड एनालिड्स जो है वहां पर आप कौन सा देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इज दैट फाइन, ओके। थोड़ा सा हमने इस पे जो है ये भी रखा हुआ है, ओके। अगर आप देखेंगे यहां पर ब्लड जो है यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिस इज ओपन, this is open circulatory system, this is open circulatory system, this is open circulatory system, ध्यान से। अब हार्ट से ब्लड कहां गया, ब्लड बाहर आया आर्टरी में, आर्टरी ने ब्लड कहां भेज दिया, आर्टरी से ब्लड बाहर आया तो गया ये इस ओपन स्पेस में, दैट वी कॉल्ड एज साइनोसिस, इसको हम साइनोसिस बोलते हैं। और फिर उसके बाद से यहां से ये ब्लड कहां गया, वापस वेन में, वेन ने इसको कैरी करके कहां भेज दिया, वापस हार्ट में भेज दिया, ठीक है कि नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप कहानी देखेंगे, यहां से ब्लड जब आया, ब्लड पंप हुआ इनटू द आर्टरीज, और हार्ट से ब्लड पंप हुआ इनटू द आर्टरीज, और आर्टरी आगे जाकर के आर्टरियोल में, और उसके बाद से यहां से वेन्यूल, तो मिलने से बनता है कैपिलरी, और उसके बाद से यहां कैपिलरी से होकर के ब्लड एक्सचेंज हो गया इनटू द टिश्यू, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर गया, और वेन्स कलेक्ट करते हैं, और वेन कहां लेकर के जाएगी, वापस हार्ट में लेकर के जाती है, ठीक है कि नहीं है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज, इसमें हम देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन, इसमें हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है कि नहीं है। अब सिंगल सर्कुलेशन जब हम देखते हैं, वी टॉक अबाउट द फिशेस। फिशेस के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, हालांकि यहां पर हमारा एक क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको बताऊं, फिशेस के पास जो है 2 चैम्बर हार्ट होता है, और उनमें हार्ट सिर्फ, जब हम सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं, द ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट ओनली वंस, ठीक है कि नहीं है। और वो कौन सा ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इनमें 2 चैम्बर के हार्ट रहते हैं फिशेस के पास से। ये ध्यान से आप याद रखें, जो फिशेस होती है, फिशेस के पास से 2 चैम्बर का हार्ट रहता है, 2 चैम्बर, ठीक है कि नहीं है, जिसमें एक जो होता है व्हाट वी कॉल्ड एज, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और इनके हार्ट से जो ब्लड मूव करता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर आता है तो ये डीऑक्सीजन, और इसको कैरी करता है व्हाट वी कॉल्ड एज गिल्स, और गिल्स जो होती है, गिल्स से ये ऑक्सीजन को पिक करता है, और फिर बाकी बॉडी को सप्लाई होता है, ठीक है कि नहीं है। इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और फिशेस में जो हार्ट होता है, दैट हार्ट यू कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं वेनस हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट हम उसको बोलते हैं। और ये वेनस हार्ट जो होता है, क्यों होता है फिशेस में, बिकॉज फिशेस का जो हार्ट होता है दैट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इज दैट फाइन। उसके बाद से हमारे पास जो है व्हाट वी कॉल्ड एज हमारे पास होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की जब आप बात करते हैं, आप बोलते हैं डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जब हार्ट के थ्रू, डबल सर्कुलेशन में हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार मूव करता है, व्हेन द सेम ब्लड मेक्स 1 सर्कुलेशन इन द बॉडी पार्ट्स, राइट। अब अगर आप देखेंगे डबल सर्कुलेशन में हम देखते हैं, एक होता है इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, एक होता है इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और एक होता है व्हाट वी कॉल्ड एज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। एक इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, एक इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, एक क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ओके, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। एक होता है इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, एक होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ध्यान से समझिए, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन में आपको अक्सर एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन की एग्जांपल रेप्टाइलिस और व्हाट वी कॉल्ड एज एम्फीबियंस,
रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक रेप्टाइल है व्हाट यू कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल, वो एक्सेप्शन रहेगा क्रोकोडाइल इसमें, दैट्स एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, राइट। अब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, असल में इनके पास होता है, इनके पास जो हार्ट है दैट इज गोइंग टू हैव 3 चैम्बर, that's going to have 3 chambers, right? This is the right auricle, this is the right left auricle, this is single ventricle. इनके पास 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ब्लड मिक्स होता है इनटू द वेंट्रिकल, और बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होता है दैट इज मिक्सड ब्लड। तो इस तरीके से बॉडी को कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला और बॉडी को मिक्सड ब्लड रादर मिला। ये हम किन में देखते हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, मगर इसकी एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, बॉडी को मिक्सड ब्लड नहीं मिलता है, हार्ट 4 चैम्बर का रहता है। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें आप देखते हैं बर्ड्स की बात करते हैं आप, इसमें आप बात करते हैं मैमल्स की, ठीक है कि नहीं है, और इंक्लूडिंग द क्रोकोडाइल की बात आप करें, ठीक है कि नहीं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, हार्ट 4 चैम्बर का रहता है, इनके पास 3 चैम्बर का हार्ट रहता है एक्सेप्ट फॉर द क्रोकोडाइल। अब अगर आप देखेंगे यहां पर जो है, यहां पर बॉडी में मिक्सड ब्लड या ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में वैलो है, ट्राइकस्पिड वैलो, इनके बीच में वैलो है, दैट्स बाइकस्पिड वैलो। अब उसके बाद से जरा यहां पे देखिए, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ये इधर देखो, यहां पर जो है ये राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्डियक साइकिल के टाइम पे मैंने बता दिया। अब यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, द ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी ट्रंक, और उसके बाद से आर्टरी, और उसके बाद से पल्मोनरी वेन्स लेकर के आती है यहां पर, ठीक है कि नहीं है। और यहां पर जो है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा में ब्लड जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो कोई मिक्सिंग नहीं हुई ब्लड की, ठीक है। और यहां पर अलग अलग सेप्टा होते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यहां पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, जो इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सिंग से बचा देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, बट आई टॉक अबाउट इट, ओके। एनीवेज, ओके, नाउ व्हाट आर साइनोवियल जॉइंट्स। देखिए, जब हम जॉइंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं, ये ध्यान से समझिए आप, जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट्स जॉइंट्स, जॉइंट्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली, जो आपकी एनसीईआरटी ने रखा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जॉइंट इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स के बीच में, ठीक है कि नहीं है, बोन्स और या बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बीच में, बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बीच में। सो दैट इज गोइंग टू बी द जॉइंट। और ये जॉइंट्स की वजह से जो है हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट जो है अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं फिब्रोइयस जॉइंट्स, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, क्योंकि वो डेंस फिब्रोइस कनेक्टिव टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होता है, कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्रैनियल बोन्स की अगर आप बात करें तो। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इनको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, थोड़ी बहुत मूवमेंट इनकी वजह से होती है, जैसे एडजेसेंट वर्टेब्रा जो वर्टेब्रल कॉलम की होती है, वो जो जॉइंट्स होते हैं दे आर एक्चुअली द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। उसके बाद से साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स को हम मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं, अच्छी खासी मूवमेंट होती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, दिस इज द बोन, ये एक बोन है, ठीक है कि नहीं है, दिस इज वन बोन। एंड उसके बाद से इस यहां की अगर हम बात करेंगे, यहां पर ये और एक बोन है, और यहां पर जो है ये देखिए आप, यहां पर एक मेम्ब्रेन है, और इस ये मैं अलग एक पेन से दिखाऊंगा, और यहां पर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की हम बात करें, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन अंदर एक कैविटी है, और इस कैविटी की जब हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, इसको हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। और ये साइनोवियल कैविटी में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड रिलीज करती है, ठीक है कि नहीं है। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम साइनोवियल कैविटी, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो किसने प्रोड्यूस करा, साइनोवियल मेम्ब्रेन ने, ठीक है। एंड उसके बाद से यहां पर एक कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये देखिए आप, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, क्योंकि डायरेक्टली ये आपस में जो है इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे, कार्टिलेज होना जरूरी है। तो यहां पर जो ये कार्टिलेज, इसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये 2 बोन्स है, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह से जो ये जॉइंट बना, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है कि नहीं है। 2 बोन्स और उन बोन्स के बीच में साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन सराउंड करती है, और वो रिलीज करती है फ्लूइड इस कैविटी में, साइनोवियल फ्लूइड, और जो जॉइंट है वो कहलाएगा साइनोवियल जॉइंट। अब हमारे पास जो है साइनोवियल जॉइंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे आप देखें तो बॉल एंड
सॉकेट जॉइंट जो होते हैं, जैसे हमारे पास व्हाट वी कॉल्ड एज, चाहे आप व्हाट वी कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है कि नहीं, शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट की आप बात करिए, ठीक है ना। इसी तरीके से हिंज जॉइंट या नी जॉइंट, इसको हम देखते हैं, और एक जॉइंट हिंज जॉइंट के फॉर्म में एल्बो जॉइंट, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रा ऑफ वर्टेबल कॉलम, एंड इसी तरीके से ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, एंड इसी तरीके से सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है कि नहीं है। ऑलरेडी इनके बारे में हमने आपको पढ़ा है, ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है कि ग्लाइडिंग जॉइंट किस किस के बीच में रहता है, दैट इज गोइंग टू रिमेन बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है ना। आपको पता है रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स, ठीक है। अब उसके बाद से फोर लिम्ब में जो आप पढ़ते हैं, और इसी तरीके से सैडल जॉइंट दैट्स गोइंग टू बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, राइट, ओके। उसके बाद से व्हाट आर साइनैप्सेस। देखिए साइनैप्सेस की जब हम बात करते हैं, साइनैप्स एक जंक्शन होता है बिटवीन द टू सेल्स। I'm not legit allowed to say it is between the two neurons always, no ways. It could be between the neuron and the cell, ठीक है कि नहीं है। कोई और सेल हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है न्यूरॉन हो, ठीक। या अगर हम देखेंगे जो व्हाट वी कॉल्ड एज साइनैप्सेस होते हैं, साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द, यहां पर हमारा कंसर्न है वी कैन से बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है कि नहीं है। बट अगर हम देखेंगे जनरल तरीके से, अगर हम साइनैप्स को डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि ये एक एरिया होता है, एक जंक्शन होता है, नॉट जस्ट द गैप, इट्स अ जंक्शन बिटवीन ए सेल एंड अ न्यूरॉन, ठीक है कि नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है बिटवीन ए स्केलेटल मसल एंड अ सेल, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ाया हमने आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पर जो साइनैप्सेस की बात हो रही है, वो साइनैप्सेस बेसिकली जो है दैट इज गोइंग टू बी अ जंक्शन, यहां पर हम न्यूरल सिस्टम के साथ है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ जंक्शन between axon end of one neuron, axon end of one neuron and dendron of another neuron, and dendron of another neuron, that we called as my dear people, that we called as synapse, ठीक है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये सपोज करके हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है कि ये इसके डेंड्राइट्स है, और ये इसका एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है इसमें, और उसके बाद से इस न्यूरॉन का जो है ये एंड है, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन एंड बोलते हैं, और उसके बाद से सेकंड न्यूरॉन हमारे पास, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, और उसके बाद से सेकंड न्यूरॉन मेरे पास यहां पर है। लेट्स सपोज दैट दिस इज गोइंग टू बी द अनदर न्यूरॉन, ठीक है कि नहीं, इसके डेंड्राइट्स है, ठीक है, इसके डेंड्राइट्स है, और ये इसका एक्सॉन है, ये इसके एक्सॉन एंड है। तो इनके बीच में ये जो जंक्शन है, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन एंड, ठीक है, और इनको हम साइनैप्टिक नॉब्स बोलते हैं। इनके अंदर साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। अब यहां पर क्या है, ये ध्यान से समझिए, जब एक स्टिमुलस मिलता है इस वाले नर्व को, इस वाले न्यूरॉन को, तो अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन ये अब कंडक्ट होती है ये नर्व इंपल्स, और उसके बाद से ये पहुंच जाती है यहां। अब यहां से इसको इस वाले न्यूरॉन के पास पहुंचना है, ठीक है, तो इसी जंक्शन के जरिए पहुंचेगा, जिस जंक्शन का नाम है व्हाट वी कॉल्ड एज साइनैप्स, ठीक है कि नहीं है। और ये इन्वॉल्व करता है यहां पर, अगर हम देखेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है तो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन यहां से अब हो जाएगा, तो यहां पर अंदर है साइनैप्टिक वेसिकल्स, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है एसिटाइल कोलिन, तो मैं बोलूंगा प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन इस वाले एक्सॉन एंड का, और यहां पर इनका व्हाट वी कॉल्ड एज पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ये किसका है, डेंड्रॉन का। पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन and pre-synaptic membrane and post-synaptic membrane, और बीच में जो ये गैप होती है, ये जो गैप है, दिस गैप, यहां पर मैं और एक पेन यूज करूंगा, ये जो गैप यहां पर आपको नजर आ रही है, ये गैप, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है कि नहीं है, इसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये चीज आपने याद रखी कि जब हम साइनैप्स की बात करते हैं, साइनैप्स जो है यहां पर हमारा कंसर्न न्यूरल सिस्टम से है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि जंक्शन है, नॉट जस्ट द गैप, इट इज नॉट अ गैप, दैट पर्टिकुलर गैप यू कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल्ड एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट, बट इट इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है कि नहीं है, जिसके जरिए नर्व इंपल्स प्रोपेगेट होती है, जिसके जरिए नर्व इंपल्स ट्रांसमिट आगे दूसरे न्यूरॉन पे होती है, ठीक है। और ये चीजें आपने याद रखनी है, ये जो पूरा डोगमा है, दिस ऑल थिंग इज गोइंग टू कंपोज ए न्यूरॉन,
ठीक है कि नहीं है। अब हमारे पास जो साइनेप्सिस होते हैं माय डियर पीपल, द टू साइनेप्सिस आर देयर। एक होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, एक होती है व्हाट वी कॉल्ड एज केमिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल तो ज्यादा रेयर है, केमिकल साइनेप्सिस ज्यादा मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, और वहां पर जाकर के एक मेम्ब्रेन जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये आपस में कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ गैप चैनल्स, ठीक है कि नहीं है, या गैप जंक्शंस, ठीक है कि नहीं है। एंड इसी तरीके से अगर हम देखेंगे वहां पर लगता ही नहीं है कि कोई सेपरेशन है, कोई डिले हो गया है इंपल्स ट्रांसमिशन में, कुछ भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है एक ही एक्शन में ये ट्रांसफर हो रही है। बट द टाइम वी टॉक अबाउट दी व्हाट वी कॉल्ड एज केमिकल साइनेप्सिस, एक अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है, वी कॉल दैट एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है कि नहीं है। केमिकल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आप कोई न्यूरोट्रांसमीटर का जिक्र नहीं करते हैं, वहां पर कोई आप व्हाट वी कॉल्ड एज अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स की जिक्र नहीं करते। बट यहां की अगर आप बात करते हैं, यहां पर आप व्हाट वी कॉल्ड एज केमिकल साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो कि हमें कहां मिलता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है कि नहीं है। अब यहां पर यह चीज आपने याद रखी। ओके, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is some diagrammatic representation of this. जैसे ये है what we called as axon end of one neuron. This is the post synaptic membrane. This is the post synaptic membrane. यहाँ पर ये channels present होती हैं, ठीक है कि नहीं है, यहाँ पर ये channels present होती है। और अगर आप देखेंगे जब यहाँ पर ये पहुंच गया तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया एक्सोसाइटोसिस के जरिए। अब यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन पहुंच गया, इनकी वजह से सोडियम गेटेड चैनल जो है वो ओपन कर जाती है, अंदर चपोटे जो चार्ज डेवलप होता है वो पॉजिटिव होता है। इस तरीके से एक इंपल्स इस वाले न्यूरॉन से यहां पर आ जाती है, ठीक है। दैट्स हाउ यू गोइंग टू डिफाइन द सिनेप्स। ओके, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब थायराइड ग्लैंड एंड द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड। देखिए थायराइड ग्लैंड की माय डियर पीपल जब हम बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड पहले कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये कहां पर मिलता है, इसकी लोकेशन पे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, नीट स्टूडेंट्स को ज्यादा मिलता है कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन कहां पर है, हम बोलेंगे इसकी लोकेशन है कि ये लाई करता है इन द नेक रीजन एंटीरियरली, ठीक है कि नहीं है, एंड प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया की दोनों तरफ है, एंड ऑलमोस्ट एच शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप आप बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इन द नेक रीजन ये कहां मिलता है, इन द नेक रीजन, ये हमें नेक रीजन में मिलता है, इन द नेक रीजन, इन द नेक रीजन एंटीरियरली on either side of trachea, on either side of trachea, on either side of trachea, ट्रैकिया की दोनों तरफ ये मिलता है। और ये कंपोज होता है, कंपोज्ड ऑफ, ये दो लोब्स का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, ये दो लोब्स का बना होता है। यहां पर एक लोब है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो है ये व्हाट वी कॉल्ड एज, इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पर ये एक लोब है, यहां से एक लोब यहां से है, और आपस में इनको इंटरकनेक्ट करती है एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दैट वी कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है कि नहीं है। जो इस्थमस जो है ये नॉन ग्लैंडुलर होता है, कोई हार्मोन वगैरह सब प्रोड्यूस नहीं होता है इससे। अब अगर हम देखेंगे इसके अंदर जब हम जाते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हम जाते हैं, एक थायराइड लोब के अंदर हम जब जाते हैं, इट्स गोइंग टू बी कंपोज्ड ऑफ टू थायराइड लोब्स, ठीक है कि नहीं है, दो लोब्स का बना होता है। और अगर आप देखोगे कि इन लोब्स के अंदर इन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है कि नहीं है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल्स, ठीक। अब अगर आप देखोगे थायराइड फॉलिकल्स, थोड़ा बहुत यहां पे हम इसको लेकर के आएंगे। अगर हम देखेंगे अंदर की तरफ जब हम गए तो हमने क्या देखा, हमने वहां पर थायराइड फॉलिकल्स देखे, बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स है, ये थायराइड फॉलिकल्स है, ये थायराइड फॉलिकल्स है, ठीक। अब अगर आप इन थायराइड फॉलिकल्स की बात करेंगे, इनके वॉल पे इस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक को मैं दिखाऊंगा, यहां पर इनके सेल्स मौजूद है। और अगर हम देखेंगे इन सेल्स को हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल्ड दीज सेल्स एज, इनको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, यही हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और उस हार्मोन का नाम क्या है, एक का नाम है T3, एक का नाम है T4। तो जब हम थायराइड
लोब के अंदर गई, सारा लोब है, एक लोब को मैंने बाहर निकाला और इस लोब के अंदर हमने क्या देखा, ध्यान से समझिए, इसके अंदर हमने देखा व्हाट वी कॉल्ड एज, अंदर प्रेजेंट है थायराइड फॉलिकल्स। तो ये क्या है, ये है सर थायराइड फॉलिकल्स, ये है थायराइड, ये है थायराइड फॉलिकल, ठीक है कि नहीं है, ये है एक थायराइड फॉलिकल, ठीक, ये है थायराइड फॉलिकल्स, ठीक। अब उसके बाद से अगर आप देखेंगे इनके बीच में टिश्यू प्रेजेंट है, स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है, इनके बीचों बीच में स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है कि नहीं है, इनके बीचों बीच में स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है। और अगर हम एक थायराइड फॉलिकल की बात करेंगे, इसके वॉल पे सेल्स प्रेजेंट है और उन सेल्स को नाम दिया जाता है फॉलिकुलर सेल्स, और वही हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक तो T3 एक तो T4। अब जो ये T3 एंड T4 की हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें 4 आयोडीन एटम है, आयोडोथायरोनिन, टेट्रोआयोडोथायरोनिन, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, जाहिर सी बात है इस T4 को आपने सुना भी होगा, इस T4 को हम और एक नाम क्या देते हैं, वी कॉल इट एज थायरॉक्सिन, ठीक है कि नहीं है। और T4 जो है ये ज्यादा बनता है, अराउंड 80% तो T4 ही बनता है, ठीक है कि नहीं है, T3 कम बनता है, और T3 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है देन T4, ठीक है कि नहीं है। लेकिन T4 जब हम बनने की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो T4 सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है देन द T3। इसीलिए जब हम बात करते हैं इन दोनों को, अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं, और इसलिए इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। अब अगर आप थायराइड हार्मोन जो ये T3 T4 है, तो थायराइड हार्मोन्स की अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, what are the different functions they perform, functions of thyroid hormones, और कौन है, और वो होते हैं what we called as वो होते हैं हमारे पास thyroid hormones, वो होते हैं एक what we called as पहला फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट्स BMR, रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट की जब हम बात करते हैं, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है कि नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रही है उसकी रेट, ठीक है। या हम बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स गोइंग टू बी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी दैट्स गोइंग टू बी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म द बेसल एक्टिविटीज फॉर सस्टेनिंग द लाइफ, ठीक है कि नहीं है, दैट वी कॉल्ड एज BMR। उसी BMR को ये रेगुलेट करता है। और उसके बाद से अगर हम देखेंगे व्हाट वी कॉल्ड एज, ये ओवरऑल सेक्सुअल ये थायराइड हार्मोन सेक्सुअल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट करा देते हैं, मेंटल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि इनका रोल क्या है, इनका रोल होता है, और एक ये मैं अलग पेन से यूज करूंगा, इनका रोल क्या है कि ये RBC फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, RBC फॉर्मेशन करा देते हैं, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, RBC फॉर्मेशन कराते हैं। और एक चीज आपने याद रखना है कि ये और क्या करते हैं, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी में बना के रखते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है कि नहीं है। और क्या करते हैं, ये जाकर के जो फीमेल्स होती है, अगर उनमें जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर वो इरेगुलर होता है, तो उसको रेगुलेट करता है ये। और एक चीज आप याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका, मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। अब उसके साथ साथ और एक चीज क्या है, अब हम बोलेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू गोइंग टू रिमेंबर, वो है एक लास्ट पॉइंट जो मैं इसके बहुत सारे फंक्शंस है, बट इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक होता है कि जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स है, पर्टिकुलरली थायरोक्सिन, क्योंकि थायरोक्सिन जो है वो 80% बन जाता है और 20% के आसपास वो है, बाकी बन जाता है T3, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये क्या होता है, इन्वॉल्व्ड इन मेटामॉर्फोसिस
मेटामॉर्फोसिस किसमें? मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, मतलब कि जो फ्रॉग लार्वा जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, वो जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है, थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस मेटामॉर्फोसिस में कन्वर्जन ऑफ लार्वा टू गोइंग इनटू द अडल्ट टू बिकम द अडल्ट, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फ, उसमें जरूरत क्या पड़ती है? उसमें जरूरत पड़ती है व्हाट वी कॉल्ड एज हमें थायरोक्सिन की, थायराइड हार्मोन की, ठीक है ना। अब एक चीज है, मैंने बोला कि जो ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल्स की अगर आप वापस आएंगे तो ये फॉलिकुलर सेल्स ने हार्मोन क्या प्रोड्यूस किया? T3 एंड T4। नाउ माय डियर पीपल, एक चीज आप याद रखें, एक चीज आप याद रखें, दैट इज कि जो ये T3 है इसमें ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड यहां पे टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T4 को बोलते तो आयोडीन इज एसेंशियल। अब अगर हम देखेंगे कि आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन्स, लेकिन अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है, अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है तो इसका मतलब यह है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि यही तो है जरूरत इसकी फॉर्मेशन के लिए, थायरॉयडिज्म, ठीक है, थायरॉयडिज्म। अब उसके बाद से हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो दैट इज गोइंग टू कॉज द disorder as goiter, and goiter is going to be enlargement of thyroid gland, ठीक है, due to the deficiency enlargement of thyroid gland that you called as what you called as goiter, ठीक है कि नहीं है? तो ये चीजें आप याद रखो। आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या हुआ? हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज हार्मोन्स कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन्स, एंड उसके बाद से अगर ये चीज हो गया तो गोइटर होता है, एंड गोइटर इज एक्चुअली द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। एक चीज, ये तो फॉलिकुलर सेल्स है, यहां स्ट्रोमा में सेल्स प्रेजेंट है, ये स्ट्रोमा में सेल्स प्रेजेंट है, इन स्ट्रोमा ये स्ट्रोमल टिश्यू में, ठीक है ना, यहां पर सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम नाम देते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, इनको हम नाम देते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक प्रोटीनशियस हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्हाट आई कॉल दैट एज, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है कि नहीं है? या इन पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स भी बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। एंड थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है कि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुई, उसी कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना, ठीक है कि नहीं है? कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना, ठीक है, उसका काम है। वो किसका काम है? दैट इज द एक्चुअल द फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। एंड वहां पे जाकर के थायरोकैल्सिटोनिन को हम फिर बोलते हैं इट इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, इट इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है, यूरिनरी सिक्रीशन से बढ़ा, यानी उसका जो है रिमूवल करा देता है। जो हम कैल्शियम या जो हम फूड खाते हैं उसमें कैल्शियम है या कैल्शियम खाते, वो जब हमारे इंटेस्टाइन में वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं करा देता है, ठीक है कि नहीं है, तो यूरिन के जरिए जो है उसको लॉस करा दे, तो किसी भी हालत से ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसके बाद से एब्जॉर्प्शन तो वहां ब्लड में जाएगा, वो और बढ़ेगा, तो ये वहां एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता इंटेस्टाइन के अंदर इसकी, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग। डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब हम थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम इसको दो तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में, हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में, और एक हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन क्या होगी? कम होगी, ठीक है कि नहीं है? डेफिशिएंसी हो जाएगी इनकी। अब अगर आप देखोगे कि जो व्हाट वी कॉल्ड एज एक डिसऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है, क्रिटिनिज्म, ठीक। ये क्रिटिनिज्म की जब हम बात करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उनमें अगर फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी हाइपो हो जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो फीटस उनके यूटेरस में है, तो जो बेबी उनके यूटेरस में है उसकी जो है वहां पर क्या हो जाती है, उस बेबी को जो है व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको फेस करना पड़ता है एक प्रॉब्लम को, दैट वी कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द हाइपोथायरॉयडिज्म।
एंड एक चीज ये भी है कि यहां पर जो फीटस होता है वो एंटायरली डिपेंड करता है मैटरनल व्हाट वी कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन पे, लेकिन एट द सेम टाइम अब इसको जब माँ ही हाइपोथायराइडिक हो जाती है तो जो इसका बेबी है, जिसका फीटस यूटेरस में है, तो वह क्रेटिनिज्म का शिकार हो जाता है। और इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है स्टंट ग्रोथ होती है, ठीक है कि नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। और इसी तरीके से ये मेंटली रिटार्ड होते हैं, ठीक है, मेंटली रिटार्ड होते हैं। और एक और चीज, मेंटली रिटार्ड होते हैं, इनका आईक्यू लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल भी कम होता है, ठीक है कि नहीं है, लो आईक्यू लेवल। तो इनके पास जो आईक्यू लेवल है दैट इज लो, ठीक है, लो आईक्यू लेवल, ठीक है, लो आईक्यू लेवल। डन। अब उसके बाद से और एक डिसऑर्डर है, वो मैं यहां पे रखूंगा, और एक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू दिस, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज मिक्सडीमा, मिक्सडीमा, डीमा, या उसको हम बोलते हैं गर्ल्स डिजीज, गर्ल्स डिजीज, ठीक है। अडल्ट्स में ये होता है, ठीक है कि नहीं है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो अडल्ट फीमेल्स होती है, अडल्ट फीमेल्स में अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका मेन सिम्टम ये रहता है कि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर अडल्ट्स में, अडल्ट फीमेल्स में देखने को मिलता है, अडल्ट फीमेल्स में, अडल्ट फीमेल्स में, ठीक है कि नहीं है, अडल्ट फीमेल्स में। और उसके बाद से इसका मेन सिम्टम क्या होता है कि इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। यानी फीमेल, जो अडल्ट फीमेल है, उनमें अगर व्हाट वी कॉल्ड एज दिस हाइपोथायराइडिज्म के वो शिकार हो जाते हैं तो थायराइड हार्मोन अच्छी क्वांटिटी में नहीं बनते हैं। और चूंकि थायराइड हार्मोन का काम ही होता है फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट में, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर उनमें जब ये डेफिशिएंट हो गया तो थायराइड हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाते, तो उसकी वजह से जो मेन सिम्टम कहलाएगा वो हो गया इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद से हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म का एक डिसऑर्डर ये है, उसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, उसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, या उसका और एक नाम है व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सओप्थैल्मिक, थैल्मिक डिजीज या डिसऑर्डर, ठीक है ना, एक्सओप्थैल्मिक डिजीज। अगर हम ग्रेव्स डिजीज की बात करेंगे तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून आपको पता है कि बॉडी अपनी दुश्मन खुद बन जाती है, ठीक है कि नहीं, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं करती है मेरा कौन है पराया कौन है, ठीक है कि नहीं है। अब यहां पर इसमें क्या होता है कि यहां पर जो ये वर्ड दिया गया एक्सओप्थैल्मिक गॉइटर, यहां पर हाइपर हो जाता है। ये कैसे होता है, इट इज गोइंग टू ऑकर ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया तो थायराइड फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बनेंगे, थायराइड फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बनेंगे तो थायराइड हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और इनमें अगर हम देखेंगे, इनमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं दैट इज इनमें बीएमआर जो है वो ज्यादा होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी जो आई बॉल्स होती है, जो आईज होती है वो प्रोट्रूड बाहर की तरफ करती है, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, ठीक, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। एंड उसके बाद से और एक चीज जो आप याद रखेंगे दैट इज कि इनमें वेट लॉस होता है, ठीक है कि नहीं है, वेट लॉस होता है। सो दीज आर सम सिम्टम्स रिगार्डिंग द ग्रेव्स डिजीज और एक्सओप्थैल्मिक डिसऑर्डर्स, ठीक है कि नहीं है। तो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द होल सेशन। सी इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।